राज स्मृति शो में आपका स्वागत है। ये हमारी स्पेशल सीरीज़ है इंटरनेशनल वुमेंस डे पे, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पूर्णिमा पांडे, जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत, नृत्य और सेवा में समर्पित किया है। तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके बारे में। वेलकम टू द शो मैम। आपने एक बहुत ही फुलफिलिंग लाइफ जी है, संगीत से, डांस से, नौकरी में, हर तरह से जीवन को जिया जाता है, या जो कुछ भी आप कर सकती हैं, समाज को दे सकती हैं, वो आपने किया है। तो हम सबसे पहले आपकी जर्नी पे ही जाएंगे कि जब आप छोटी थी, आपका बचपन कैसा था, किस तरह के माहौल में आप पली बढ़ी, संगीत नृत्य बचपन से ही आपको करने को मिला, सीखने को मिला, तो उसके बारे में हमें बताइए। जी नमस्कार, आपके व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। और जहाँ तक मेरी जर्नी की बात है, मैं, आप जानती हैं, मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरा बचपन उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर में मैं पैदा हुई और बहुत समय तक वहाँ नहीं रह पाई। मुझे पढ़ने के लिए पहले नैनीताल भेजा गया। उसके बाद क्योंकि मेरे भाई साहब यहाँ थे तो मुझे और मेरी बहन को यहाँ लखनऊ पढ़ने के लिए भेज दिया गया। नैनीताल में आप बोर्डिंग स्कूल में थे या? जी नहीं। अच्छा, घर ही पे थे हम लोग। और सामान्य एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, लेकिन परिवार में संगीत के प्रति प्रेम था। यद्यपि मेरे परिवार में कोई भी कलाकार नहीं था इस तरह का, लेकिन उत्तराखंड में की अल्मोड़ा नगरी जो है वो स्वयं में ही सांस्कृतिक नगरी के नाम से जानी जाती है। और वहाँ आपको घर घर में गाने बजाने के प्रति एक शौक कहिए, लगन कहिए, मिल जाती है। तो पढ़ने के लिए मैं लखनऊ आई और हो सकता है मेरे घर वालों ने मेरे में प्रतिभा देखी होगी। यूँ तो देखिए, सामान्यतः सभी बच्चों में संगीत के प्रति, गीत और नाच के प्रति रुझान होता है। हम लोग बचपन में नाटक किया करते थे, आपस में ही छोटे छोटे बच्चे मिलके, और कभी गाना बजाना कर रहे हैं। एक बात ज़रूर थी कि मेरे परिवार में शाम को कीर्तन करने की एक परंपरा रही, और हम सब बहनें, हमारी बड़ी बहनें और अगल बगल पड़ोस के लोग बैठ के कीर्तन करते थे। तो कहीं ना कहीं से उसका प्रभाव मेरे व्यक्तित्व में रहा। और अल्मोड़ा नगरी में जो कला का माहौल था, उन दिनों वहाँ के जो लोक कलाकार बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, स्वर्गीय मोहन उप्रेती जी, उनका बहुत नाम था। और उनकी एक संस्था थी, लोक कलाकार संघ, वो भी चलती थी। तो मुझे उस माहौल ने भी बहुत प्रभावित किया। और उनकी संस्था में कोई ना कोई रिहर्सल चलते थे, तो मैं अक्सर खड़े होके देखा करती थी। तो इसी बात पे एक प्यारी सी गीत हो जाए आपसे। आप क्योंकि अल्मोड़ा से, उत्तराखंड से है, वहाँ की लोक गीतें बहुत मशहूर होती हैं, तो कुछ अगर आप गुनगुना सकती हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, ये बचपन की बात बताई, और गाने में मेरी अभिरुचि रही हमेशा, लेकिन अभी मैं अभ्यास में नहीं हूँ। फिर भी आप कह रही हैं तो कुमाऊनी एक गीत जो उन दिनों बहुत प्रचलित था, उसकी 2 लाइन गुनगुना सकती हूँ। ये 2 पहाड़ियों पर 2 लोग हैं, एक घसियारी है और दूसरे पे घसियारा है। कौन है वो? आपस में उनका संवाद है। पारा भिड़ा को छे भागी सूर सूर, पारा भिड़ा को छे भागी सूर सूर, मुरली बाजी गे हो मुरली बाजी गे, पारा भिड़ा को छे भागी सूर सूर, मुरली बाजी गे। पड़ी गो बर्फ सुआ, पड़ी गो बर्फ, पंछी हुनी उड़ी हुनी मैं तेरी तरफ भागी सूर सूर, मुरली बाजी गे हो मुरली बाजी गे, पारा भिड़ा को छे भागी सूर सूर, मुरली बाजी गे
ओ मुरली बाजी गे। बहुत सुंदर। आपने समझा होगा कि दूर पहाड़ी पे कौन है भाई जी, तुम्हारी मुरली बहुत सुंदर सुनाई दे रही है और बर्फ पड़ गई है, वरना मैं तुम्हारी तरफ उड़ती चली आती। बिल्कुल। और मुरली जो सुंदर है उसी तरह आपकी आवाज़ भी बहुत सुंदर है, बहुत मधुर है। मतलब एक जो होता है ना कि आपको सारी चीज़ें नहीं भी समझ में आ रही, बट गीत इतना प्यारा है कि आपको अच्छा लगता है कि और सुनते रहे। तो लखनऊ में आपने पढ़ाई की और कैसे आपने डिसाइड किया कि अब मुझे डांस या कथक में ही? हाँ, मैं वहीं पर बता रही थी कि हर बच्चे को शौक होता है नाचने गाने का, मुझे भी था। तो संभव तो मेरे घर के लोगों ने, परिवार ने देखा कि भाई इसमें टैलेंट है, तो मुझे भातखंडे संगीत महाविद्यालय जो था और आज विश्वविद्यालय के रूप में खड़ा है, संस्कृति विश्वविद्यालय है, वो उस समय मैरिस म्यूजिक कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध ये था। बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि उसका नाम। जी। पहले ये जो यहाँ के गवर्नर थे विलियम मॉरिस, उनके नाम से उन्होंने ही इसके लिए इनिशिएट किया था। और जो वो बिल्डिंग है वो भी गवर्नर साहब ने ही दी थी जिसमें शुरू किया गया था। तो मैरिस म्यूजिक कॉलेज में मेरे को दाखिला दिला दिया। और उस ज़माने में आप जानते हैं नृत्य को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता था। प्रोफेशन लड़कियां नहीं लेती ना, प्रश्न ही नहीं उठता। और मैं तो कुमाऊं की थी, कुमाऊं में तो ऐसे भी प्रोफेशनली गाना बजाना प्रचलन ही नहीं था। और हमारी भारतीय मानसिकता आज भी कहीं कहीं है कि गाना बजाना घर परिवार तक सीमित है, शौक के लिए करिए, शौक के लिए करिए, प्रोफेशन में नहीं जा। जी। अब इसका कई कारण होंगे, क्योंकि चलचित्र में हमेशा इसका जो विद्रूप रूप था वही दिखाया गया। बिल्कुल। और ये तो आज लोग समझने लगे हैं कि इसको कला के रूप में ये हमारी भारतीय संस्कृति को कितना समृद्ध करती है जी। और ये मानसिकता हमें आज भी बदलने की ज़रूरत है। बदलने की ज़रूरत ये है कि इसको कला के रूप में देखें। जो इसका दूसरा रूप मुगल ज़माने में और अंग्रेज़ों के ज़माने में हो गया था, एक एंटरटेनमेंट का ही एक साधन रह गया था और एक मेल फीमेल एंटरटेनमेंट पे बन गया था कि भाई पुरुषों को एंटरटेन करने के लिए महिलाओं से ये नृत्य करवाइए, संगीत हाँ, इस वजह से लोगों की मानसिकता गाने बजाने के प्रति बहुत खराब थी। और मैं जब बच्ची थी तभी भी वही हालत थी। तो मुझे तो गाना सीखने के लिए भेजा गया, लेकिन मुझे वो घुंघरू वहाँ के जो क्लास में दूसरे क्लास में बचा करते थे वो इतना आकर्षित करते थे कि मैं गाने के क्लास के बाद घंटों वहाँ खड़ा होकर देखती थी। और फिर अल्टीमेटली अंत में क्या हुआ, मैंने कहा मुझे गाना नहीं सीखना है और मुझे तो नृत्य ही सीखना है। बस घर में अनुमति मिल गई और मुझे नृत्य, आपको ये बताऊं कि उस समय ये जो समाज में गाने बजाने के प्रति बहुत अच्छी फीलिंग नहीं थी जी। तो लेकिन मेरा परिवार बहुत प्रोग्रेसिव था और किसी ने ये माइंड नहीं किया कि ये नृत्य सीख रही। हालांकि कई बार मेरी माँ को सुनना भी पड़ता था, क्या इसको नचा रहे हो, है ना, अब ये सयानी हो गई है, अब इसको मतलब नाच वाच छोड़ो, ये नाच वाच कहा जाता था। नृत्य कला के रूप में समझना बहुत मुश्किल था लोगों के लिए। पहले के ज़माने में था कि जब ये शुरू हुआ था, जब इस कला का निर्माण किया गया था, तो आई थिंक भगवान के लिए किया गया था। हम भगवान के लिए गाते थे, उनके सामने भक्ति के लिए था। फिर करते करते इसका स्वरूप बदलता गया। जी, मंदिरों से ही है। सारे नृत्य कलाएं जितनी है हमारी, इनका उद्भव मंदिरों में ही माना जाता है, चाहे वो साउथ की हो चाहे नॉर्थ की हो। फिर भातखंडे में सीखते सीखते समय समय पर मुझे स्कॉलरशिप मिला, प्राइज़ मिले, गोल्ड मेडल मिला। तो मुझे फिर जो लोग कहते थे ये नाच क्यों करा रहे हो, वही लोग मुझे प्रोत्साहन देने लगे। और उसके बाद जब मैंने विशारद कर लिया और फिर निपुण कर लिया, तो मुझे एक नेशनल स्कॉलरशिप के लिए, मैं प्रथम महिला लखनऊ से थी, भातखंडे से भी पहली थी और
पूरे पर्वतीय क्षेत्र से मैं पहली महिला थी, पहली लड़की थी उस समय जिसे नेशनल स्कॉलरशिप मिली, और वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट हो गया। अब लोगों को समझ में आने लगा, जो भी मेरे इर्द गिर्द थे या जो भी नृत्य के प्रति बहुत प्रोत्साहन नहीं देते थे, उनको ये समझ में आने लगा, हाँ ये भी कोई चीज़ होती है जिसमें करियर बनाया जा सकता है। नेम, फेम, रिस्पेक्ट सब मिलता है। जी। और मिलता था, जब भी परफॉर्मेंस करें तो आप सबकी नज़रों में रहते थे जी। स्कूल में जब पढ़ते थे तो एनुअल फंक्शंस में प्रोग्राम्स के लिए मेरा ही नाम आता था, तो सारा स्कूल जानता था। इसी तरह से जब यूनिवर्सिटी में आ गए तो मेरे टीचर्स अक्सर जैसे देखते थे कार्यक्रम वगैरह, तो आपको एक इम्पोर्टेंस भी मिल जाती है, और इम्पोर्टेंस के साथ साथ सम्मान, प्यार और प्रोत्साहन सब कुछ मिलता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जो किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को, छात्र या छात्रा को कलाकार बनने की जो यात्रा होती है वो बहुत इजी नहीं होती। एक तो इजी नहीं होती, दूसरे उसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसने हमें मदद की इसलिए हम बने। देखिए, गाइडेंस चाहिए, पहले तो आपको सही गुरु मिले जी। तो भाग्य से मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले। मेरे एक गुरु थे मोहन राव कल्याणपुरकर जी, और दूसरे गुरु थे स्वर्गीय विक्रम सिंह जी। इसके अतिरिक्त बिरजू महाराज जी, जो आपने नाम जरूर सुना होगा, पद्म विभूषण बिरजू महाराज जी। तो पंडित बिरजू महाराज जी दिल्ली से हर छुट्टियों में यहाँ आते थे और उनका घर यहीं था। तो हमारे गुरुजी का उनसे घर का सा नाता था, क्योंकि उनके पिताजी से मेरे दोनों ही गुरुजी उनके गुरु भाई थे, क्योंकि उनके पिताजी से सीखे थे। तो महाराज जी से मुलाकात करने का सौभाग्य मेरे गुरुओं के माध्यम से ही हुआ। तब महाराज जी को भी लगा, उन्होंने मेरा जब नृत्य देखा तो उनको लगा कि हाँ इसमें कुछ टैलेंट तो है जी। उन्होंने फिर मुझे सिखाना शुरू किया। गर्मी की छुट्टी में मैं उनसे सीखती, जब वो आते थे, जब भी आते थे। और फिर यहाँ झाऊलाल पुल में मेला हुआ करता था, उनके घर के पीछे एक मंदिर है जी। उस मेले पे भी आते थे, तो महाराज जी हर बार कुछ ना कुछ सिखा के जाते थे। तो उनसे भी मेरा प्रशिक्षण इस तरह से शुरू हुआ। और इसके बाद मेरी जॉब लग गई भातखंडे। तब तक ये जो मैरिस म्यूजिक कॉलेज था, तब तक भातखंडे संगीत महाविद्यालय बन गया था, और ये एक सरकारी संस्था हो गई थी। तो मेरी जॉब लगने के बाद परिवार में भी एक अलग माहौल हो गया। सबको एक खुशी होगी कि चलो एक बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब भी है जी, पैशन भी है, सभी चीजें। और जो मेरे शिक्षक वगैरह, गुरुजन और रिश्तेदार थे, उन सबको भी एक ये लगा, अच्छा ये तो नाच करती थी, इसमें भी नौकरी होती है, मिलती है, और वो भी सरकारी नौकरी। तो देखिए, एक ये खुशी बहुत होती है कि मुझे देख के बहुत सारे बच्चों को प्रेरणा मिली, और उनके लिए एक रास्ता खुल गया, रास्ता खुला। और मेरे परिवार में ही कई लोग प्रभावित हुए और लगा कि भाई उनको ये करें। और ये आई थिंक कहीं ना कहीं ये विमेंस मंथ चल रहा है, तो हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं जी, तो आपकी एक पहल से, जो आपने अपने लिए ही भले सोचा था क्योंकि आप करना चाहती थी, बट उस एक डिसीजन से कितनों का भला हुआ, और आप एक रोल मॉडल की तरह बन गए कि जब ये कर सकती हैं, इज्जत भी मिल रही है, नाम भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, एक स्टेबल लाइफ है, नौकरी भी मिल रही है, तो क्यों नहीं हम अलाउ करें अपनी बच्चियों को। और उसके बाद जीवन में दूसरा टर्निंग पॉइंट आया कि मैं बहुत ही कम उम्र में, मैं शायद 24 साल की रही होंगी, कि मुझे पूरे देश को रिप्रेजेंट करने का एक अवसर मिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मुझे चुना गया, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड फेयर हो रहा था कनाडा, मॉन्ट्रियल में। आपने सुना होगा, जापान में एक्सपो 71 हुआ था, एक्सपो 70 हुआ था, और उसी के पैटर्न पर एक्सपो 71 हुआ था कनाडा, मॉन्ट्रियल में। तो उसके लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे ये भी नहीं पता कैसे नाम गया, संभवतः कॉलेज से गया होगा या संगीत नाटक एकेडमी की तब स्थापना हुई थी,
वहाँ से गया होगा। तो उसमें मेरा जब सिलेक्शन हो गया तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे लिए थी, और स्वाभाविक है मेरे परिवार को बहुत गर्व था कि मैं देश को, और कथक नृत्य के लिए मैं अकेली नृत्यांगना थी, और भरतनाट्यम के लिए 3-4 लड़कियां थी, और ओडिसी नृत्य डांसर एक और थी। तो कथक और ओडिसी में हम एक अकेले थे, और 3 महीना के लिए हमने वहाँ कनाडा में मॉन्ट्रियल में परफॉर्म करना था। रोज दिन में 2-2 3-3 बार, क्योंकि जो आते थे दर्शक आते थे उनके लिए वहाँ शो भी रखा जाता था जी। तो वो मेरे लिए तो एक्सपोजर था ही कि काफ़ी कुछ सीखने देखने को मिलता है। और वो विदेश जाना, क्योंकि उस ज़माने में इस उम्र में विदेश चले जाना ये एक बहुत बड़ी बात थी, और मेरे परिवार में भी, और वो भी कोई नहीं गया था। स्कॉलरशिप ना कहे, बट चलिए आपको सरकार ने भेजा एक तरह से, होता है ना, फुली फंडेड प्रतिनिधि के रूप में। बिल्कुल। और वहाँ मॉन्ट्रियल ऐसी जगह थी जहाँ तब तक कभी लोगों ने जनरली जो लोग आते थे कथक नहीं देखा होता था। भरतनाट्यम काफ़ी पॉपुलर था जी। तो तब तक कथक को इतनी पॉपुलैरिटी मिली नहीं थी। तो एक तरह से आपने वहाँ जाकर कथक को वहाँ पे लोगों को बताया, जी, उसको पॉपुलराइज किया, अपनी संस्कृति को और एक कदम आगे लेके गई। बहुत सुंदर। तो दूसरी बात मैं बता रही थी कि आप ये नहीं कह सकते कि एक ही व्यक्ति ने आपको यहाँ तक पहुँचाया। जीवन में बहुत सारे तत्व होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे गुरु होते हैं, और मित्र होते हैं, और रिश्तेदार होते हैं, जो आपको पग पग पर, जहाँ सही जगह पर अगर कोई इंस्पायर कर दे, प्रोत्साहन दे दे, या कुछ ज़रूरत मदद की है तो मदद कर दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं एक नाम नहीं कह सकती हूँ कि जिसने मुझे आगे करने में, मेरे बहुत सारे मित्र, परिवार, सभी ने मुझे बहुत हेल्प किया। और मेरे बड़े भाई लोग, मेरी बहनें, इनका मुझे हमेशा सपोर्ट मिला। मेरी मदर उस ज़माने में भी वो बिल्कुल मॉडर्न विचारों की थी, और उन्होंने कहीं भी लोगों के कहने का बुरा नहीं माना कि अरे नाच क्यों कर रहे हो। नाच को काफ़ी, मतलब आज भी मुझे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अच्छा नाच करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे क्या। हाँ, तो ये तो रही जर्नी उसकी। उसके बाद परफॉर्मेंस करने के बाद जो एक आत्मिक सुख मिलता है, क्योंकि अब कलाकार को चाहिए अभिव्यक्ति, बिल्कुल, और उस अभिव्यक्ति का सही पहचानने वाला मिल जाए जो होते हैं, तो आपके लिए बहुत सुखद अनुभूति क्षण होता है, वो सुखद अनुभूति होती है। तो ऐसे क्षण मेरे को बहुत आए कि जब मैं परफॉर्म करते 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 स्पर ऑफ द मोमेंट के लिए, पता ही नहीं रहता कहाँ है आप, परमानंद जिसको कहते हैं, उसका अनुभव करते हैं। तो वो चीज़ अभ्यास करते करते कभी कभी होता है, कभी कभी परफॉर्मेंस करते करते। और उसके आगे जब प्रशिक्षण तो मैं दे ही रही थी जी, अनेक अवसर ऐसे भी आए कि विद्यार्थी जब सीख रहे हैं और वो अपना नाम करते हैं आगे, तो उस सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए और उसको एक्सप्रेस करने के लिए कोई शब्द नहीं होते जब आपकी गढ़ी हुई मूर्ति सामने आती है। आई थिंक वो सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है जब आपने किसी को कुछ सिखाया है और वो परफॉर्म कर रहे हैं और लोग तारीफ कर रहे हैं। भातखंडे संगीत महाविद्यालय में आजीवन मैंने सिखाया, बिल्कुल। और वहीं से उसी जॉब के पीरियड में ही मैं 2-3 जगह डेपुटेशन पे नृत्य सिखाने गई। पहले बनस्थली विद्यापीठ गई, तो वहाँ के भी अनुभव अलग थे जी। और वहाँ क्योंकि लड़कियाँ ही लड़कियाँ थीं तो बहुत अच्छा लगता था सिखाना, और वहाँ के प्रशासन थे वो भी मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे और अप्रिशिएट करते थे ज़्यादा। फिर मौका आया मुझे सुरिनाम में, साउथ अमेरिका में, वहाँ जहाँ आपको पता होगा ICCR के सेंटर्स हैं विदेशों में, जहाँ कल्चरल सेंटर्स में आप जिन देशों में भारतीय मूल के लोग आज भी रह रहे हैं
वहाँ भारतीय संस्कृति को फैलाने के लिए। हाँ, वो टाइम टू टाइम फेस्टिवल्स के भी समय और ऐसे ऐसे आयोजन करते रहते हैं। तो सूरीनाम में मुझे जाने का मौका लगा और ये दूसरी उपलब्धि थी कि विदेश, ऐसा है ना, हम लोग हिंदुस्तान में रहते रहते विदेशियों को एक मानसिकता हमारी हो गई थी कि जनरल पब्लिक की मैं बता रही हूँ, वरना कि विदेश जो हुआ है तो उसके लिए कुछ अलग ही, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ के लोग और ज़्यादा होली, दिवाली और सारे पर्व त्योहार ज़्यादा डेडिकेशन से मनाते हैं। हम भले 15 अगस्त को उठना भूल जाए या छोड़ेंगे नहीं, बट वो ज़्यादा अनुभव ये है कि जब मैं विदेश से लौट के आती थी, जब पूछ बढ़ जाती थी जी, वो तो है। आप बाहर से जब घूम के आते हैं तो एक इंडिया में एक अलग ही तरह से आपको देखना शुरू करते हैं, वो जो क्रेडिबिलिटी अटैच हो जाती है। बहुत ये मेरे अनुभव थे जो जीवन के लिए तो मेरे अनुभव थे। बहुत कुछ सीखने को मिला इन सब में। और उसके बाद गयाना गई मैं 73 में, नहीं 83 में सूरीनाम गई और फिर 97 में गयाना भी जाने का अवसर मिला। गयाना में भी मैंने विदेशी लड़कियों को सिखाया वहाँ कल्चरल सेंटर पे, और हमारा काम होता था भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार और नृत्य सिखाना, गायन भी, क्योंकि वहाँ उस समय गायन का टीचर नहीं था तो गायन, और मैंने सीखा हुआ था तो मुझे गायन भी सिखाने का काम दे दिया गया था। तो ये सब अनुभव के रूप में रहे, लेकिन मैंने मेरे पर्सनालिटी में और मेरे अनुभव में बहुत कुछ बढ़ोतरी इन सब से हुई। बहुत फुलफिलिंग लाइफ रही है आपकी। जी। और जो लोग ये कहते थे कि नृत्य से और संगीत से क्या होगा, तो आई थिंक आपको उसी से सब कुछ मिला, देश विदेश घूमने से लेके एक सेटिस्फैक्शन से लेके। जब मैं सीख रही थी तो मैं अक्सर सुनती थी कि मेरी कोई इंस्पिरेशन है, कोई अच्छी महिला जो नृत्य कर रही है, तो उसकी शादी तय हुई तो उसको ससुराल में बोला पड़ जाता था कि डांस नहीं करोगे। तो मेरी कई स्टूडेंट्स का भी ऐसा हुआ कि डांस नहीं करोगे, तो मैं सोचती थी मैं शादी नहीं करूँगी अगर मुझे डांस करना छोड़ना पड़ेगा तो। लेकिन सौभाग्य ये रहा कि हमारे ही कम्युनिटी में एक ऐसा संगीत प्रेमी परिवार जो मेरा ससुराल था, मेरी सभी नंदों ने गाना या शास्त्रीय संगीत या नृत्य कुछ ना कुछ सीखा है। तो मुझे वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे ससुराल भी ऐसा मिला कि जिनको मेरे नृत्य करने से कोई आपत्ति नहीं थी। आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मुझे लगता है कि हर कोई को ऐसा मौका नहीं मिलता है। आपको परहैप्स भगवान ने चुना था। बहुत कृपा रही कि मुझे अड़चने देखिए हर एक के जीवन में आती हैं, लेकिन अड़चनों को का सामना करने की अगर हिम्मत आप जुटा पाएं तो आपके लिए रास्ते, और वो आपने किया, खुलते चले जाते हैं, स्वयं में खुल जाते हैं बिना कोई प्रयास किए। तो इस तरह से परिवार भी ऐसा मिला और पति भी ऐसे मिले जिन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया। और बचपन से बच्चों का भी ये रहा कि भाई मैनेज तो हमने किया, लेकिन बच्चों की तरफ से भी एक रिस्पेक्ट था कि मम्मी ये कर रही है, मम्मी का पैशन है, एक मम्मी की आइडेंटिटी है। कहीं ना कहीं कभी कभी बच्चे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि मम्मी मेरी तो मेरे साथ ही रहे, बाकी चीज़ें नहीं करें। बट आई थिंक उन्होंने आपके इस प्रोफेशन और पैशन दोनों को बहुत अच्छे से अपनाया और इसीलिए आपने अपना पूरा जीवन सहयोग के बिना इस कला को आप आगे बढ़ा नहीं सकते। और ये सब बहुत सुंदर आपकी जर्नी रही है एंड आई एम श्योर आगे भी आप कुछ ना कुछ करती रहेंगी अपनी संस्था के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे। विद्यार्थी मेरे आगे बढ़ते हैं तो बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी विद्यार्थी। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। आई एम श्योर इस इंटरव्यू को सुन के और भी लोग प्रेरित होंगे और म्यूज़िक और डांस को और भी अलग अलग तरह से अपने जीवन में लाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।